हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। ट्रेंडिंग एटीट्यूड संजू एंड आदर्श दास, थैंक यू फॉर द रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी ने एक फाउंडेशन ओपन कर दी होती है, इसके अंदर उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया होता है। सारे लोग बोल रहे होते टोनी स्टार्क तो कमाल का है। टोनी स्टार्क हवा प्रूव करता है कि हमारा रोल मॉडल होने के काबिल है। वही जो नोरा होती है वो एक बिल्डिंग के छत पे बैठी होती है और रोते हुए बोल रही होती है, टोनी आके तुम मेरा बिलीव क्यों नहीं करते? अगर मेरी मॉम ठीक नहीं हो पाएंगी तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मेरे लिए काफी गंदी लाइफ देखी और मैं उनको प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाई। लगता है मुझे अपने रिग्रेट्स के साथ ही मरना पड़ेगा। और मैं आज ये बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं सबसे बड़ा रिग्रेट है टोनी को छोड़ना। जब नोरा बिल्डिंग से कूदने ही वाली होती है तभी उसे कॉल आता है। नोरा बोल रही होती है इस टाइम कौन कॉल कर रहा है। फिर वो फोन को देखते हुए बोल रही होती है कि आंटी कॉल कर रही है। चलो मैं कॉल पिक करके आंटी को गुड बाय बोल देती हूँ और अपनी मॉम के लिए भी एक आखिरी मैसेज छोड़ देती हूँ, जिससे कि उनको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। जैसे ही नोरा कॉल पिक करती है, आंटी बोल रही होती है, नोरा तुम्हें इलाज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे मॉम के पास में अभी भी उम्मीद बाकी है। उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो आराम से फिल हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास में 50,000 युआन होंगे ना तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। तभी नोरा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है, आंटी आपके कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा था कि इलाज के अंदर $1 मिलियन रहेगा, तो आखिर आप कैसे बोल सकते कि 50,000 युआन के अंदर भी काम हो जाएगा? आपको तो पता ही होगा ना कि हम लोगों ने कोई भी इंश्योरेंस नहीं करा रखा, इसी वजह से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमारी हेल्प नहीं करेगी। तो अगर आपको किसी ने स्कीम बताई तो इसका कोई मतलब नहीं होने वाला। आंटी बोल रही होती है, नोरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। अभी एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून है जिन्होंने अनाउंस किया कि वो बहुत ही बड़े चैरिटी फाउंडेशन को ओपन करने वाले हैं और उन्होंने हॉस्पिटल को बहुत सारा अमाउंट डोनेट भी कर दिया है हर एक मरीज का इलाज सही तरीके से करने के लिए। हम लोग को एटलीस्ट इलाज के लिए तो पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो बंदे फ्री ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसका नाम शायद से टोनी स्टार्क है। अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा ना होना तो टीवी ओपन करके देख लो, सारे चैनल पे उसी की न्यूज चल रही है। सच में वो बंदा भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जिसने की तुम्हारी मॉम की जिंदगी बचा ली। तभी नोरा बोल रही होती है, क्या टोनी ने मॉम को बचा लिया? हम देते नोरा के हाथ से फोन गिर गया होता है। आंटी बोल रही होती है, नोरा आखिर तुम कहाँ पे हो? क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तभी नोरा जंप करते हुए बिल्डिंग की रेलिंग से दूर हट जाती है। रोते हुए नोरा बोल रही होती है, टोनी मुझे पता है कि तुम अभी तक मुझे भूले नहीं होगे। भले ही मैंने तुम्हारे साथ में लाख बुरा किया है, लेकिन अभी भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हो। इतनी केयर कभी मेरी लाइफ में किसी ने नहीं करी। लेकिन टोनी, अब अपनी गलती को पहचान चुकी हूँ। मैं नोरा ये कसम खाती हूँ कि अब से टोनी मैं तुम्हारे लिए किसी भी कंडीशन में लॉयल रहूंगी। अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो भी मैं हंसते हंसते दे दूंगी। हम देते नोरा की ऑफिशियल 100 पॉइंट पहुंच गई होती है और वहाँ पे काफी तूफान आ गया होता है और बिजली चमक रही होती है। आंटी कॉल पे बोल रही होती है, नोरा तुम कहाँ चली गई? लगता है जहाँ पे तुम खड़ी हो वहाँ पे काफी सारी बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है। आखिर तुम किसके लिए लॉयल्टी की कस्में खा रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें पैसे के लिए किसी के सामने भीख मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसे आ चुके हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है, अभी तो एकदम क्लियर दिन है, ताकि बिजली कहाँ पे चमक रही है। लगता है किसी ने बड़ी ही सच्ची कसम खाई है। तभी सिस्टम बता रहा होता है नोरा की अफेक्शन 1 पॉइंट से बढ़ गई है और उसका करंट अफेक्शन है 100 पॉइंट्स। होस्ट, आपको कांग्रेचुलेशंस, आपका जो पहला टारगेट था वो आपके लिए काफी ज्यादा डिवोटेड हो चुका है। 100 अफेक्शन पॉइंट होने का मतलब है आपका टारगेट आपकी बातें कुत्ते की तरह मानेगा। शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नोरा की अफेक्शन 100 पॉइंट तक बढ़ गई। लास्ट टाइम मैंने जितनी बार भी उसे बातें करी सिर्फ वो उसको रिजेक्ट ही किया है। यहाँ तक कि कल ही मैंने उसका फोन काटा भी था और उसके मैसेज को भी देखे इग्नोर कर दिया था। ऐसे में उसके अफेक्शन इंक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं बनता। पता नहीं अपने आप बढ़ कैसे रहा है। सिस्टम बता रहा होता है आपको रिवॉर्ड के तौर पे 100 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट मिल रहा है और आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको 5 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है। आपके किसी भी टारगेट का पहली बार अफेक्शन फुल तक पहुँच गई है। आपने इस सिस्टम के पहले मिशन को कम्प्लीट किया है, इसी वजह से आपके सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। टोनी बोल रहा होता है कि मेरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। सिस्टम बता रहा होता है अपग्रेड के बाद आप अपने स्ट्रेंथनिंग पॉइंट को अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। अभी तक जो आपका स्ट्रेंथनिंग पॉइंट था उसको से आप अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन अब आप इन स्ट्रेंथनिंग पॉइंट का यूज करते अपने टारगेट की अपीयरेंस, हेल्थ सब कुछ चेंज कर सकते हैं। टोनी सोच रहा होते तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि अपने टारगेट के अपीयरेंस को चेंज कर सकता हूँ, खुद के अपीयरेंस को चेंज नहीं कर सकता। कहे तो नहीं कि सिस्टम को लग रहा हो कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका हूँ, इससे ज्यादा हैंडसम मैं हो ही नहीं सकता। तभी टोनी के फोन पे कॉल आता है। टोनी बोल रहा होता है, नोरा क्यों कॉल कर रही है? मैं मानता हूँ कि इसका अफेक्शन 100 पॉइंट तक पहुँच चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको माफ तो नहीं करने वाला और ना ही मैं कभी इसे क्लोज जाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि मुझे इसकी वजह से काफी कमाल के रिवॉर्ड्स मिले हैं और उन रिवॉर्ड्स के लिए मैं कम से कम इसका कॉल तो पिक कर ही सकता हूँ। ये बोलते हुए टोनी कॉल पिक कर लेता है।
टोनी बोल रहा होता है, नोरा तुम्हें जो भी बोलना हो जल्दी बोलना, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। रोते हुए नोरा बोल रही होती है, टोनी मुझे पता है कि तुम मेरे भी काफी तक केयर करते हो। हमारे कॉलेज में बिताए हुए साथ वाले टाइम को तुम अभी तक नहीं भूले। जब तुमने सुना कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो तुमने मेरी डायरेक्टली हेल्प नहीं करी, बल्कि तुमने एक चैरिटेबल फाउंडेशन बना के $10 मिलियन खर्च कर दिए ताकि मेरी मॉम का इलाज होने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं लाइफ और डेथ तुम्हारे साथ में खड़ी रहूंगी। अगर तुम मुझे बोलोगे ईस्ट जाने के लिए तो मैं ईस्ट जाऊंगी, और बोलोगे वेस्ट जाने के लिए तो मैं वेस्ट जाऊंगी। मैं अपनी बॉडी और सोल तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ। अब से तुम मेरे सुप्रीम मास्टर हो। घबराते हुए टोनी बोल रहा होता है, नोरा मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी टोनी एकदम चुप हो जाता है। टोनी सोच रहा होता है, अब मुझे पता चला कि आखिर अफेक्शन के 100 पॉइंट होने के बाद में एक लड़की का अफेक्शन कितना चेंज हो जाता है। ये नोरा जो कि मुझे देखना तक पसंद नहीं करती थी, अब ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुकी है। फिर टोनी कॉल काटते हुए बोल रहा होता है, मुझे किसी भी लड़की के बारे में सही तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि नोरा की तरह बाकी सारी लड़की मेरे पीछे पागल हो जाए। मुझे इस चीज को लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आज दिन भर स्पीच देके और बाकी सारे काम करके मैं काफी थक चुका हूँ। मुझसे और काम नहीं होगा, मुझे घर जाके रेस्ट करना है। जब टोनी जा ही रहा होता तभी उसके फोन पे फिर से कॉल आने लगता है। चिढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है कि मुझे फिर से कॉल किसने कर दिया, क्या ये लोग आज मुझे घर नहीं जाने देंगे। तभी वो देखता है यूमो ने कॉल किया होता है। टोनी सोच रहा होता है कि यूमो क्यों कॉल कर रही है, ये तो नॉर्मली कभी कॉल ही नहीं करती। वैसे मैंने कुछ दिनों पहले इसको एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था, शायद ये मुझे उस हेलीकॉप्टर की वजह से ही कॉल कर रही है, क्योंकि मैंने भी इसको बिना इन्फॉर्म किए इतना बड़ा गिफ्ट भेज दिया। वैसे मैंने सुना था कि इसने अपने पुलिस ऑफिसर के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। वैसे देखा है तो यूमो एक काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और टैलेंटेड लड़की है, और इसने बहुत सालों तक एक ऑफिसर के तौर पर सर्व भी किया है। मैंने अपने फाउंडेशन का अभी तक कोई चेयरमैन नहीं बनाया, और खुद इसको संभालने के मेरे पास में टाइम नहीं है, तो चेयरमैन के तौर पर यूमो सबसे कमाल की कैंडिडेट रहेगी। इस फाउंडेशन का यूज करते मैं आगे पैसा ही बना पाऊंगा, और एक ऑफिशियल को अपने साथ में भी रख लूंगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि यूमो के फादर एक पॉलिटिशियन है, तो इस तरीके से मैं उनका फेवर भी हासिल कर लूंगा। टोनी बोल रहा होता है, अब ये फाउंडेशन रास्ता बनने का, पैसा खर्च करने का, और अब मैं इसी जीतूंगा लड़कियों का दिल। फिर टोनी कॉल पिक करते हुए बोल रहा होता है, मिस यूमो, आखिर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जो यूमो बोल रही होती है, टोनी जो तुमने मुझे गिफ्ट भेजा है ना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कब मिल सकते हो, मुझे तुमसे मिलके वापस करना है। टोनी बोल रहा होता है, गिफ्ट वाले मैटर को साइड में रखते हैं, मुझे बताओ कि तुम कब फ्री होगी, हम लोग को साथ में मिलकर डिनर करना चाहिए। यूमो सोच रही होती, मैं टोनी से ही बात कर रही हूँ ना, टोनी तो कभी भी ऐसे बात नहीं कर रहा था, वो तो हमेशा काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव किया करता था। आखिर इतना जेंटली बात क्यों कर रहा है, यहाँ पे पक्का से कुछ न कुछ तो अजीब है। कहीं ऐसा नहीं कि टोनी का मुझसे बात करने के पीछे, मुझे हेलीकॉप्टर भेजने के पीछे कोई ना कोई रीजन हो, क्योंकि अगर देखा है तो मेरे फादर के कनेक्शंस बहुत ही बड़े बड़े हैं, और मेरे कनेक्शंस भी कुछ कम नहीं है। तो हो सकता है कि असल में यह हेलीकॉप्टर टोनी की तरफ से दी गई रिश्वत हो, इसको मुझसे कोई बहुत ही बड़ा काम निकलवाना हो। अगर टोनी ऐसा कुछ कर रहा है ना तो बहुत ही गलत है, मैं इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। गुस्सा करते हुए यूमो बोल रही होती है, ठीक है फिर हम लोग कल जाओ किचन में 5 बजे मिलेंगे, मुझे तुम्हारे साथ में कुछ मैटर्स को क्लैरिफाई करना है, टाइम पे आना, लेट मत करना। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। कॉल को कट करते हुए टोनी सोच रहा होता है कि यूमो को क्या हो गया, पहले तो ये मुझसे काफी आराम से बात कर रही थी, लेकिन अचानक से चिढ़ कैसे गई, क्या इसने कुछ बुरा खा लिया था जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। वही यूमो गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मुझे पता था कि सारे मेन ऐसे ही होते हैं, जहाँ तक मुझसे कनेक्शन बनाने के लिए मेरी काफी तारीफ करते हुए मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन कुछ कमियां टोनी से होते जो कि बहुत ही हार्ड एक्ट करते हैं, और जब उनको लगता है कि मैं फंस गई तो अपना काम निकलवाने के हिसाब से बात करने लगते हैं। क्योंकि मेरे फादर के पास में काफी कमाल की पोजीशन है, इसी वजह से टोनी ये सब कर रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोनी मुझे कल क्या ऑफर देता है, लेकिन वो जो भी कुछ मुझे करने के लिए बोलेगा मैं उसके लिए मना कर दूंगी और उसको हेलीकॉप्टर वापस कर दूंगी। मुझे किसी के फेवर की कोई भी जरूरत नहीं है। हम दादा यूमा का अफेक्शन 10 पॉइंट से घट गया होता है और उसका करंट अफेक्शन होता है 80 पॉइंट्स। टोनी सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, आखिर यहाँ पर सब कुछ मेरे लिए उल्टा क्यों होता जा रहा है। मैंने यूमा के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उसकी अफेक्शन कम हो जाए। पहले मैंने उसको गिफ्ट दिया और अब मैं उसे काफी ज्यादा प्यार से डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों मेरे ऊपर चिढ़ गई। वही जिस नॉलो को मैंने रिजेक्ट किया था उसकी अफेक्शन 100 पॉइंट हो गई। आखिर लड़कियों के साथ में दिक्कत क्या है, जब इन लोगों को भाव ना देते हम लोगों को भाव देती है, और जैसे इन लोगों को भाव देना स्टार्ट कर लो बेकार तरीके से बिहेव करने लग जाती है। इन लोगों की वजह से मेरा सर फट रहा है। वैसे जो मेरी फाउंडेशन है वो एक बहुत ही बड़ी फाउंडेशन बनने वाली है और मेरे लिए पैसा खर्च करने का बहुत ही कमाल का तरीका है। मैं इसको ऐसे हल्के में ले सकता। इतनी बड़ी फाउंडेशन को यूमो अकेले नहीं संभाल पाएगी। मुझे कोई ऐसे जो कि थोड़ा बहुत एज्ड हो और मेरे इस काम में हेल्प कर सके। तभी टोनी की तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है, टोनी स्टार्क फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वही टोनी सोच रहा होता है कोई मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, लगता है मेरे लिए काफी खतरनाक हो सकता है।
फिर टोनी पीछे मुड़ते हुए पंच रेडी कर लेता है। फिर टोनी रुकते हुए बोल रहा होता है तो टीचर बेन पार्कर है। हम टोनी के पंच की पावर को देखकर टीचर बेन पार्कर भी काफी डर गए होते हैं। टोनी और बेन पार्कर सोच रहे होते हम तो काफी डर गए थे। फिर टोनी बोल रहा होता है टीचर बेन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेन पार्कर बोल रहे होते हैं टोनी क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। तुम लगातार 60 क्लासेस में एब्सेंट रहे हो। लगता तो अपने क्लास टीचर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और अपने बिजनेस के अंदर कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो। टोनी बोल रहा होता है नहीं टीचर बेन ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। बेन पार्कर सोच रहे होते बच्चा काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, मुझे इसको फील करना पड़ेगा कि ये कॉलेज जाके बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। पैसा कमाना लाइफ में जरूरी है लेकिन एजुकेशन भी तो उतनी जरूरी है ना। इस बच्चे को रोकने के लिए सुधारने के लिए मुझे थोड़ा सा डांटना पड़ेगा। तभी टोनी सोच रहा होता है मुझे फाउंडेशन के लिए एक केबल बंदा मिल गया। फिर टोनी बोल रहा होता है टीचर बेन आप एकदम यहाँ पे परफेक्ट टाइम पे आए हैं, आपको नहीं पता कि मैंने आपको कितना मिस किया है। टीचर बेन सोच रहे होते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब चल रहा है। टोनी जब मुझे कॉलेज में देखता है मुझसे बचने का ट्राई करता है और ये तो मुझसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर आखिर आज ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है। लगता है ये बच्चा सुधर गया, लगता है समझ में आ गया कि अपने एजुकेशन की इसको वैल्यू करनी चाहिए। मुझे इस बच्चे की काफी टेंशन हो गई थी कि ये पैसे के चक्कर में एजुकेशन को छोड़ देगा। तभी टोनी बोल रहा होता है टीचर बेन क्या आप मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हैं। बेन पार्कर बोल रहे होते हैं हाँ बेटा जो भी बोलना है बोलो, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टोनी बोल रहा होता है टीचर बेन आप एक काम करिए, आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे एम्प्लॉय बन जाइए। गुस्सा करते हुए टीचर बेन बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने टीचर को एक एम्प्लॉय के तौर पर रिक्रूट करना आखिर तुमने सोचा भी कैसे। टोनी बोल रहा होता है टीचर बेन आपको गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरी बातों पहले सुन लीजिए। आपको तो पता ही है कि मैंने अभी अनाउंस किया था कि मैं एक चैरिटी फाउंडेशन खोलने वाला हूँ और मेरे पास अभी स्टाफ की बहुत ही कमी है। आप मेरे क्लास टीचर हो, मैं आपको काफी तरीके से जानता हूँ, आप अपने काम को लेकर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसी वजह से मैंने हमेशा आपके एक टीचर के तौर पे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करी है क्योंकि जितनी हो सके आप हर एक बच्चे की हेल्प करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी एज 50 ईयर्स हो चुकी है और अभी तक आप सिर्फ एक क्लास टीचर है, आपके पास में प्रोफेसर तक का टाइटल नहीं है, आप इतना कम डिजर्व नहीं करते। टीचर बेन आप मुझको ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी सैलरी कम से कम 1 मिलियन पर ईयर होगी। वैसे भी जो आपका नेफ्यू है पीटर पार्कर वो कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला है ना, आखिर आपने उसकी लाइफ के बारे में क्या सोचा है। आपके इतने कम पैसों के साथ में क्या आप उसको अच्छी लाइफ दे पाएंगे और आपके रिटायरमेंट के बाद क्या वो आपका नेफ्यू क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ऊपर से आपको आपके नेफ्यू के लिए एक अच्छी ब्राइड चाहिए होगी, तो आखिर ब्राइड प्राइस कहाँ से आएगा। आज के टाइम पे ब्राइड प्राइस काफी ज्यादा महंगी हो गई है और मैंने सुना आपकी वाइफ मे पार्कर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेगुलर हॉस्पिटल जाने की वजह से आपकी पूरी सैलरी उन्हीं के ऊपर खर्च हो जाती है, यहाँ तक कि आपके नेफ्यू पीटर पार्कर को भी कैमरामैन का काम करना पड़ रहा है। आखिर इतनी मुश्किल लाइफ को आप कब तक सस्टेन कर पाएंगे। बेन पार्कर बोल रहे होते हाँ तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भाग सकता ना। मैं मानता हूँ कि मेरी फैमिली के प्रति मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, बट मेरे स्टूडेंट्स के बारे में क्या, अगर मैं उनको आधे में छोड़ के चला गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा। टोनी बोल रहा होता है किसने बोला कि आप जॉब को छोड़ रहे हैं, आप मेरे लिए पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अंकल बेन बोल रहे होते लेकिन इसे जो मेरा फोकस है वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, ना मैं तुम्हें अपना 100% दे पाऊंगा और ना ही यूनिवर्सिटी को। टोनी बोल रहा होता आपको तो पता ही है ना कि आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर का ही काम कर रहे हैं या फिर वो खुद का बिजनेस खोल लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की सैलरी काफी नहीं होती, तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही करना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टीचर बेन एक बात याद रखिएगा, महान शक्तियों के साथ में आती है महान जिम्मेदारियाँ। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। गलत तो ये होगा ना कि आपके पास में पावर होते हुए भी आपने कुछ भी नहीं किया, आखिर फिर आपसे पीटर क्या सीखेगा। अंकल बेन बोल रहे होते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो टोनी, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तो मेरे नेफ्यू पीटर की लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। बेन पार्कर सोच रहे होते मैं सोचा कि मैं टोनी को सुपरवाइज करूंगा उसकी पढ़ाई में, लेकिन इसे तो मुझे अपना एम्प्लॉय बना लिया। फिर भी चलो कोई बात नहीं, पीटर के लिए सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर टीचर बेन बोल रहे होते टोनी तुम्हारे फाउंडेशन का नाम क्या है। टोनी बोल रहा होता है मैंने अपने फाउंडेशन का नाम बताया तो था, उसका नाम है हार्वर्ड स्टाफ फाउंडेशन, शॉर्ट फॉर्म में HS फाउंडेशन। टीचर बेन बोल रहे होते नाम को ज्यादा ही सिंपल नहीं है, क्या तुम बिना सोचे समझे कोई भी नाम रख रहे हो। टोनी बोल रहा होता है नहीं टीचर ये मेरे फादर का नाम है। वही उन लोगों को बात करते हुए मैंग मैंग देख रही होती है। मैंग मैंग सोच रही होती है आखिर टोनी अभी किस अंकल के साथ में बात कर रहा है। जब मैंग मैंग उसको आवाज लगाने ही वाली होती है तभी उसके पास में झाँक जाती है और बोल रही होती है फाइनली मैंग मैंग तुम्हें मिल गई। मैंग मैंग बोल रही होती है जाओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी जाओगी मैंग मैंग से बोल रही होती है मैंग मैंग तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जाओगी बोल रही होती है मैं आज सोच रही हूँ कि टोनी के साथ में पूरा नाइट स्पेंड करूँ।
और ये चीज तुम्हारे हेल्प के बिना इम्पॉसिबल है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।